साथ खास मेहमान हैं राजेंद्र गुप्ता जी, बीजेपी के लीडर हैं, इंजीनियर मुजफ्फर डार साहब सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, और अब्दुल हमीद मलिक साहब हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर, स्पोक्स पर्सन। मलिक साहब, आपकी तरफ आने की कोशिश करूंगा। क्या हुआ, नाराज लोगों को एनसी कामयाब उसको उनकी नाराजगी को दूर करने में कहीं न कहीं विफल रही? नहीं, ये एनसी की बात नहीं है। आप सीधा हम पर चढ़ा देते हो। तो पिछली सरकार तो नहीं, आपके खाते में डाला नहीं है, क्योंकि आपका इलाका रहा है, लोगों ने आपको वोट दिया, बरसों से आपने हुकूमत की। वही बताना चाहता हूँ, 2014 से 24 तक इसमें से पीडीपी भी सीटें ले गई थी पिछली बार 2014 में। ये मुझे लगता है कि लोगों जो 2014 से हुआ 24 तक, तो लोग का इंटरेस्ट थोड़ा खत्म हो गया है, क्योंकि जो बीजेपी ने ग्राउंड पर किया, जो बीजेपी ने लोगों की हालत बना दी, तो अगर ये सहरा अपने ऊपर बांधना चाहते हैं कि हमने अमन कायम किया, पथरा बंद हो गया, तो ये भी इन्हीं के सिर चढ़ता है कि वोटिंग क्यों कम हुई, क्या आप कामयाब नहीं हुए लोगों को बताने में, लोग वोट डाले डेमोक्रेसी पर। यकीन तो डेमोक्रेसी पर कश्मीरियों का हर वक्त रहा है। आपने खुद देख लिया कि 2014 में भी इसी परसेंटेज के हिसाब से 5% कुछ कम हुआ था श्रीनगर सिटी में। हाँ, सच बात है कि बड़गाम और क्या बोलते हैं गांधरबल में काफी कमी आई है। गांधरबल में इससे पहले तकरीबन 73% पड़े थे, इस वक्त 58% पड़े। या आप ले लो क्या बोलते हैं बड़गाम की बात, ये गांधरबल की बात, तो वहां 58% पड़े, पिछली बार बहुत ज्यादा पड़े थे। तो शायद लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहा जो बीजेपी ने 10 साल में किया, बीजेपी ने जो हालत बनाई। तो बीजेपी जो प्रोपेगेंडा नेशनल चैनल्स पर चलाती है कि हमने ये किया वो किया, तो सारा कुछ इनके सर चढ़ता है। क्योंकि 2014 से आज तक जो महंगाई, जो इनका किचन इफेक्ट हो रहा है, जो नौकरियां नहीं मिल रही है, जो सड़कों की खस्ता हालत है, जो बिजली की खस्ता हालत है, जो बिजली का फीस बहुत ज्यादा बढ़ना है, तो जो जम्मू की हालत है, इंडस्ट्रियल सेक्टर बैठ गया, तो जो कश्मीर की हालत है वो आप देख ही रहे हो, यहाँ का इंडस्ट्रियल सेक्टर भी खत्म हो गया है, यहाँ का हार्टिकल्चर सेक्टर भी खत्म हो गया है, जम्मू का भी छोटा कारोबारी वो इफेक्ट हो गया है 370 हटने की वजह से, 35 से हटने की वजह से। तो मुझे लगता है कि आप देखोगे एक साइड में बम्पर वोटिंग होती है, एक साइड में कम होती है, तो कहीं जगह इंटरेस्ट कम लोगों का हुआ इनकी तरफ, रागिब नहीं हुए वोटों की तरफ। मगर हमने पूरी कोशिश की थ्रू मैनिफेस्टो, बाकी चीजों के, स्पीकर के थ्रू स्टेजों पर बोला कि डेमोक्रेटिक सेटअप को चलाने के लिए आपका वोट डालना जरूरी है और बम्पर डालना जरूरी है, एतमाद इस पर जरूरी है, ताकि हम एक बड़ी लड़ाई फिर लड़ सकते हैं। मगर शायद पहले तो गवर्नमेंट जो 2014 से थी 24 तक, तो उनकी वजह से, और दूसरा जो कम टाइम मिला हमें, तो हम करते लोगों का इंटरेस्ट बढ़ाते, मगर हमें बहुत कम टाइम मिला इलेक्शन लड़ने में, क्योंकि उन्होंने बहुत कम टाइम दिया, जल्दी किया। इसलिए किया क्योंकि वो आर्डर जो सुप्रीम कोर्ट ने निकाला था, तो उसका वो डेट नजदीक आ रहा था, तो नीयत नहीं थी इलेक्शन कराने की, मगर मजबूरी में करनी पड़ी इनको। तो उमर साहब ने जो अभी बताया कि जो जवाब उन्होंने दिया कि जो 2014 से आज तक हालात बदले, तो वो लोगों का थोड़ा बहुत इंटरेस्ट खत्म हुआ था। मगर इंशाल्लाह हुकूमत आने के बाद, मैंने कल भी कहा कि टफ एक दौर रहेगा 5 साल का, क्योंकि 2014 से आज तक जो इन्होंने कश्मीर की हालत बना दी है, चाहे वो मिनरल्स का लूटना, हमारे असास से लूटना, या यहाँ का हार्टिकल्चर ग्रोवर को इफेक्ट करना, जाफरान ग्रोवर को इफेक्ट करना, यहाँ का यूथ जो नौकरियों के बगैर अब घूम रहा है, 1 लाख पोस्ट गवर्नर साहब ने बंद रखे हैं, तो उसको खोलना। तो 10 साल में जो एजुकेशन सिस्टम हो या हमारा हेल्थ सिस्टम हो, उसको बिगाड़ना, तो उसको ठीक करने में काफी टाइम तो लग गया, मगर हमें 5 साल बहुत टफ मिलेंगे, क्योंकि सबको पता है कि अलायंस की सरकार आएगी। तो इस अलायंस की सरकार में मुझे लगता है उमर साहब को 24 घंटे काम करना पड़ेगा, तब जाके लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिले। ठीक है, डार साहब आपकी तरफ आते हैं। क्या लगता है आपको, श्रीनगर तो हब है और मेरे ख्याल से श्रीनगर हमेशा फ्रंट लाइन पे रहती है, हेडलाइन बनी रहती है, लेकिन श्रीनगर में कम वोटिंग के लिए जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जो अभी सरकार में बैठे हैं, तो जिम्मेदार तो उनको ठहराना पड़ेगा, क्योंकि आज तो हमारी सरकार है नहीं। पहले भी कम होती थी वोटिंग। हेलो जी डार साहब, सुन रहे हैं? हम तो अपोजिशन में बैठे हैं, तो हमें कैसे ठहराया जाता है? ये इन्हीं के कारण पूरा जो इन्होंने डेमोक्रेसी को रोंदा है,
उस कारण लोगों को कुछ जगहों पे बहुत सी नफरत होने लगी है, क्योंकि डेमोक्रेसी कई पे है ही नहीं। इन्होंने डेमोक्रेसी को पूरा रोकने की कोशिश की थी, लेकिन किसी हद तक हम उसको बचाने में कामयाब हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने में कामयाब हुए। तो लेकिन लोगों में यही है कि मतलब अब अगर हम वोट देते हैं बाद में, अभी तो सेंटर में, क्योंकि इनके बयानात बहुत सारे आए, अमित शाह जी ने बयान दिया है कि हम ही चलाएंगे इसको, चाहे कुछ भी हो हम ही करेंगे। वहां से लोगों में ये जो नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि इनके बयानों से तो इसका मतलब ये है कि ये लोगों में ये दर्शाना चाहते हैं कि अगर कुछ भी हो, किसी की भी सरकार बने, चलाना तो हमें ही है। दैट मीन्स लोगों का जो इंटरेस्ट है वो तो खत्म होने लगा। इसीलिए, वरना आप ये भी देखिए, जब मिलिटेंसी पीक पे थी तब भी परसेंटेज बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन अब ये क्या दर्शाना चाहते हैं लोगों को कि हमें चलाना है, तो वो लोगों को एक्सेप्ट नहीं है, वो उसको लोग एक्सेप्ट नहीं करते। वो सोच रहे हैं कि हम क्यों अपने आप को गुनाहों में ही फंसाए, बेहतर है कि वोट से हम बाज ही रहें। तो कारण यही बड़ा है, और जिम्मेदार ठहराना भी इन्हीं को जायज है। जो अभी इक्तिदार में बैठी बीजेपी है उनको ठहराना जायज है। बिल्कुल। राजेंद्र गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से। गुप्ता साहब, क्या लगता है आपको कि एनसी और कांग्रेस का मानना है कि सीधा सीधा आप जिम्मेदार हैं कम वोटिंग के लिए कुछ इलाकों में, खासतौर पर श्रीनगर में? हाँ, सबसे पहले मेरा सब लोगों को नमस्कार। नमस्कार। मेरे जो दो साथी जुड़े हैं, शायद एक कांग्रेस से है, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस से है, मुझे पूरी तरह कंफर्म नहीं है क्योंकि मैं लेट जुड़ा और नेटवर्क की प्रॉब्लम। जी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस। कुछ बातें मैं अपने भाइयों की सुन पाया, कुछ नहीं सुन पाया। मैं कह रहा हूँ, वो कह रहे थे कि बड़ी मिलिटेंसी थी और तब भी वोटिंग होती थी। मेरे ख्याल उन्होंने सुना नहीं जो आपने उनका पीछे दिखाया कि कितने कितने लोगों पे एमएलए बने, कितनी वोटिंग होती थी तो यहाँ का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना जाता था। 15-15 हजार से कश्मीर में एमपी चुना गया, 1-1 हजार से वहां से एमएलए चुना गया। मैं कहूंगा अब वो हालत नहीं है। पार्लियामेंट में बहुत अच्छी वोटिंग जो है कश्मीर में भी रही और जम्मू में भी रही। इस बार मैं कह रहा हूं कि अगर जम्मू कश्मीर हम सारे को देखेंगे, ओवरऑल थर्ड फेज होते होते ये जो हमारी वोटिंग है ये बहुत अच्छी बढ़ेगी और लोगों को बाहर निकलना चाहिए। दूसरी बात मेरा ये मानना है कि यहाँ की लोकल पार्टीज हैं, एनसी, पीडीपी, जिन्होंने 70 साल यहाँ कांग्रेस के साथ मिलके राज किया, लोगों का उन पे विश्वास उठा हुआ है, लोगों को उन पे विश्वास नहीं है। मैं कहूंगा तो इसका जवाब तो कहीं ना कहीं कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को देना है, क्योंकि वो कश्मीर बेस्ड पार्टीज हैं। मैं कह रहा हूं कि हमारा कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का उतना होल्ड नहीं है, तभी हम लगभग 25 सीटों पे लड़ पा रहे हैं। अगर हमारा होल्ड अच्छा होता हम पूरी 45 सीटों पे लड़ते। मैं कह रहा हूं जो वहां की लोकल बेस्ड पार्टी हैं, उनसे लोग इतना तंग आ चुके हैं, उनसे लोग इतना परेशान हैं कि लोग शायद कम निकल रहे हैं। जो निकल रहे हैं वो पूरी तरह इन तीनों पार्टियों को रिजेक्ट करेंगे। इन तीनों में से कोई भी जो है वो डबल डिजिट में नहीं आएगा। बिल्कुल, जाहिर सी बात है। इस सवाल का जवाब यकीनन 8 तारीख को मिलेगा। मलिक साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। जम्मू रीजन और कश्मीर रीजन दोनों को अगर हम अभी फर्स्ट फेज और सेकंड फेज का देखें तो जम्मू रीजन में जहां जहां भी वोटिंग की रफ्तार 70 से तो ऊपर ही गया, अच्छी वोटिंग हुई है। कश्मीर रीजन में कम वोटिंग हुई, उसके मुकाबले में 50-60 के बीच में रहा है। क्या लगता है जम्मू रीजन में ज्यादा वोटिंग से आप लोगों के ऊपर असर पड़ेगा, अलायंस के ऊपर? नहीं, असर कैसे पड़ेगा? बात तो ये है कि लोग किसको चूज करेंगे, चाहे वो कम हो ज्यादा हो। मैंने पहले भी बताया कि जो बड़गाम का साइड रात से ये बोलते हैं हालात ठीक हो गए, पथरा कम हो गया, तो 2014 में 73% वोट पड़े, तो ये भी सोचने की बात है। और गांदरबल में 67% वोट पड़े और श्रीनगर में लगभग सेम ही पड़े। तो जो 2014 में परसेंटेज रही वो आज भी रही। तो मैं इन भाई साहब से कहना चाहता हूँ जो ये बोलते हैं, हाँ ये सच बात है, आपने तो यहाँ डिवाइड किया, यहाँ तो आपने प्रॉक्सी उठा कर और खुद न लड़कर ये साबित कर दिया कि प्रॉक्सी के पीछे कौन है। मगर जम्मू में तो एक पार्टी आपने बनने नहीं दी, जो छोटे लोग उठे थे उनको भी मर्ज बीजेपी में किया। कैसे किया वो हमें पता नहीं है। तो मुझे बता दीजिए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वहां क्यों नहीं लड़ रहे हैं? क्योंकि क्या वहां डेमोक्रेसी नहीं है? क्या सिर्फ कश्मीर में बड़ी डेमोक्रेसी है? यहाँ ही सबको लड़ने का हक है, क्या जम्मू में लड़ने का हक नहीं है? वहां क्यों नहीं लड़ने देते हो बाकी को? क्यों वहां पार्टियां नहीं बनती? क्यों वहां इंडिपेंडेंट नहीं होते? तो सिर्फ आप
ट्राई क्यों करते हो कश्मीर में? कश्मीर में इसलिए आप ट्राई करते हो, आपको पता है कि एनसी का एक बड़ा जनाधार यहाँ है, आप एनसी को तोड़ना चाहते हो, मगर ये आपकी गलतफहमी है। एनसी न पहले कभी टूटी थी ना आज, ये कभी कभी एक और पार्टी ने भी ट्राई की थी 87 से पहले कि हम एनसी को तबाह करें, मगर फिर नहीं हुई। तो आज की बात ही नहीं है, लोगों का एतमाद हम पर है। लोग जानते हैं कि 60 साल की हुकूमत में इन्होंने कभी कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स जो हमारे थे उनको हाथ लगाने नहीं दिया, उनको बचा के रखा, हमारी इज्जत बचा के रखी, वो कार बचा के रखा, यहाँ की नौकरियों को बचा के रखा। वो आप बोलते हो कि वो आपने वो उसमें करप्शन की, इसमें करप्शन की, लड़कों को नौकरी दी, वो देख लीजिए आप ही के भाई को मिली होगी, आप ही के चचेरे भाई को मिली होगी, आप ही के पपेरे भाई को मिली होगी, आप ही के डैडी को मिली होगी। तो हमने किसी और को नहीं दिया, हमने गुजरात के लड़के यहाँ एडजस्ट नहीं किए, हमने यहाँ यूपी के लड़के एडजस्ट नहीं किए। जो आपने यहाँ खोल दिया हमारे मिनरल्स 1.5 अरब लोगों के लिए, आपने जो नौकरियां खोल दी 1.5 अरब लोगों के लिए, आपने जो हमारे असासे है वो खोल दिए 1.5 अरब लोगों के लिए, आपने जो हार्टिकल्चर की प्रोडक्शन थी या इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो 1.5 अरब लोगों के लिए आपने खोली थी, जो सिर्फ 1 करोड़ 40 लाख लोगों के लिए थी। वो भी एक रीजन है ये क्या बोलते हैं वोटिंग परसेंटेज कम होने का। और जो ये रोज बोलते हैं, ये सच बात है, भाई ने अभी कही कि जो ये रोज डराते हैं हुकूमत तो हमें ही करनी है, 370 हम नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, फिर भी हम ही चलाएंगे, ये क्या, ये कौन है? तो इस डर की वजह से लोग बेचारे शरीफ लोग यहाँ हैं, तो वो सोच रहे हैं कि फायदा क्या है वोट डालने का। यहाँ एंटी बीजेपी वोट है, एंटी बीजेपी जब वोट हुआ तो जब बीजेपी वाले इतना प्रोपेगेंडा करते हैं, जो उसको समझो एक गुंडागर्दी करते हैं, तो उस गुंडागर्दी की वजह से भी लोगों ने सोचा अब वोट डालने कौन जाएगा, क्या फायदा इस वोट का। ठीक है, इस चीज को हम क्लियर कर लेते हैं। डॉक्टर साहब कश्मीर में खासतौर पे श्रीनगर में एक सीट आपकी भी है सेंट्रल शॉर्टिंग से, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, तो वहां पे भी हमने देखा कि वोटिंग की रफ्तार काफी कम हुई है। अगर इसके लिए बीजेपी ही जिम्मेदार है तो, और बीजेपी के मुखालिफत में यहाँ पे लोग हैं वोट डालना, तो आपकी तरफ भी तो वोट डालने के लिए नहीं आए, तो नाराजगी सिर्फ बीजेपी से कैसे हो सकती है? नहीं, देखिए बीजेपी से क्या है कि मैंने पहले ही कहा कि बीजेपी ने यहाँ के सेंटिमेंट के साथ छेड़ा, उन्होंने पूरा ऊंट के रख दिया। और ये जो नेगेटिव फैला रहे हैं, मेरी इनसे गुजारिश है कि ये जितने भी नेगेटिव चीजें हैं, देखिए इन्होंने, चलिए ठीक है, पीडीपी ने क्या किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, अब दूसरा आया था ना यहाँ कुछ दूध की नदियां बहाने के लिए, अब तो कोई तो आया था, मैं करूंगा, इनको नहीं आया तो मैं करूंगा। लेकिन मैं इन्हीं से कह रहा हूं, ठीक है आप तो आए थे, चलो लोगों ने तो आपको मैंडेट दिया था, हम नहीं कह रहे हैं कि आप ऐसे ही आए, ठीक है लोगों ने आपको मैंडेट दिया था, लेकिन आपने किया क्या लोगों के लिए? देखिए मैं बार बार आपसे कहता आ रहा हूं, बार बार मैं यही डिबेट में सिर्फ ज्यादा मसले जितने भी यहाँ है, सबसे ज्यादा जो पीक पे बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ देखिए कोई इंडस्ट्री नहीं है यहाँ पे। इन्होंने इंडस्ट्री का वादा दिया था कि इंडस्ट्रियां यहाँ खोलेंगे हम, उसमें लोगों को एडजस्ट करेंगे। यहाँ एक ही जरिया था, वो हमारी जो सरकारी नौकरी थी वो थी, लेकिन वो भी इन्होंने हमसे छीन ली। इन्होंने यहाँ हर एक चीज हमसे छीन लिया। अब मुझे आप बताइए, इन्होंने तो 1 करोड़ की नौकरियों का वादा दिया था, कहां है? हम पीछे नहीं जाना चाहते, किसने क्या किया? ये आए थे ना कि हम ठीक करेंगे, ठीक है ये आए थे, लेकिन ये 10 साल का हिसाब देना। देखिए हम तो इनसे हिसाब लेना है या कांग्रेस से हिसाब लेना है? हिसाब तो जो सरकार चला रहे हैं, जो बनने आए थे कि हम ही करेंगे, हम इसको सुधारेंगे, लेकिन कहां तक? ये तो नाइंसाफी है ना हमारे साथ। एक यूटी, एक अच्छी स्टेट को यूटी में तब्दील कर दिया गया, ये सबसे बड़ा जुल्म है ना हमारे साथ। और 5 साल तक हमें, आप मान लीजिए 10 साल के बाद यहाँ इलेक्शन हुए, हमें इस जो हमारा हक है, जो हमारा राइट है, उससे भी महरूम रखा गया। और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया, हमारे राहुल जी ने बार बार ये उठाया पार्लियामेंट में, तब जाके ये मजबूर हो गए कि हम यहाँ इलेक्शन करेंगे। ये अभी भी इस मूड में नहीं थे कि हम इलेक्शन यहाँ करें, लेकिन इन्होंने उससे पहले क्या किया, यहाँ एलजी, देखिए इन्होंने लोगों में और एक ये फैला दिया, जो माइंड सेटअप इन्होंने यहाँ लोगों में कर दिया कि यहाँ जितने भी पावर्स है, चीफ मिनिस्टर, जैसे दिल्ली के केजरीवाल अरेस्ट है, वैसे ही यहाँ के आप चीफ मिनिस्टर जो बनेगा उसके हाथ में कुछ नहीं है। ये सारी जो नेगेटिव जो इन्होंने डाला, ये बहुत, ये कंट्री के लिए भी नुकसानदेह है, हमारी स्टेट के लिए भी नुकसानदेह है। डॉक्टर साहब मैं बीच में आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा, माफी के साथ।
बिल्कुल, मैं गुप्ता साहब की तरफ आता हूं, लेकिन उससे पहले डार साहब आपसे मैं समझने की कोशिश करूंगा। अगर बीजेपी ने जो वादे किए वो नहीं दिए, आप लोगों ने जो वादे किए हैं, बहुत ही मुअद्दिबाना मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने वो वादे क्यों किए अलायंस में जो आप पूरे नहीं कर सकते। अगर फैक्ट फिगर पे नज़र डाली जाए, एज पर द रूल हम बात करें, तो वाकई बीजेपी तो सही कह रही है यहाँ पे कि आपने जो वादे किए हैं मैनिफेस्टो में वो आप पूरा कर ही नहीं सकते, तो आपने गुमराही वाला वादा किया है। देखिए, आप कैसे कह रहे हैं? आप जाइए। मैं कह नहीं रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं सर, बीजेपी ये कह रही है आपको। ठीक है, आप तो जवाब तो सुनिए ना। जी। जहां पे हमारे आ रहे हैं, जहां पे भी है, 2 स्टेटों में, 3 से जितने स्टेटों में है, आप वहां देखिए ना, जो हमने मैनिफेस्टो में जो इलेक्शन में हमने बताया वो हमने 6 महीने में पूरा कर दिया। आप मुझे बताए, ये हमने बताया ना, अभी हम ये करके देंगे। जो भी हमने मैनिफेस्टो में बताया वो तो हम करके देंगे। वो कैसे हम करके देंगे, लेकिन करके देंगे अपने अवाम के साथ। हमने जो कमिटमेंट की है उनको हम फुलफिल करेंगे। हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। गुप्ता साहब, जी हाँ, ठीक है, आप बात पूरी कर लीजिए पहले। डॉक्टर साहब कुछ कह रहे थे आप? तो बिल्कुल, तो देखिए, मेरा इनसे एक ही सवाल है, प्लीज आप मुझे बताइए, जो ये क्यों ढंढूरा पीट रहे हैं हम स्टेटहुड देंगे? इन्होंने अगर देना है तो इन्होंने छीना क्यों? वो हमारा स्टेट था, हमारी स्टेट थी, लेकिन उन्होंने छीन लिया। ठीक है, जवाब ले लेते हैं इस चीज का। गुप्ता साहब, जब देना ही है स्टेटहुड तो फिर छीना क्यों था? देखिए, मैं एज अ कॉमन मैन आपसे बात कर रहा हूं। ये पहले क्या करते हैं, पेट्रोल की दाम बढ़ाते हैं, 100 रुपए कर देते हैं, फिर क्या करते हैं, अब 2 रुपए उतार दिए, फिर क्या करते हैं, और 1 रुपए उतार दिया। लेकिन जब चढ़ाते हैं ना तो 50 का चढ़ाते हैं, तो फिर 2 रुपए लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। तो ये ठीक नहीं है। और आप देखिए, जब गैस सिलेंडर की कीमत 400 450 जब हमारी सरकार थी, तो आप मुझे बताइए, आज 1200 है, आज 1100 है। मुझे आप बताइए, ये कौन सा इंसाफ है? ये गरीब लोगों के लिए है, उनके लिए इन्होंने क्या किया? तो स्टेटहुड का वादा पूरा करिए ना। इनको देखिए, अगर इनमें थोड़ी सी शर्म भी होती ना, स्टेटहुड ये पहले ही बहाल करते, उस पे ये वोट ले जाते, लोगों को बोलते देखो हमने अपना एक कमिटमेंट पूरा कर दिया, हम इक्तिदार में हैं, सारे डिपार्टमेंट हमारे पास है, ईडी हमारे पास है, सीबीआई हमारे पास है, सीबीआई हमारे पास है, हर कोई डिपार्टमेंट हमारे पास है, पावर हमारे पास है। ये लीजिए आपके पास, ये हमने वादा किया था, ये स्टेटहुड है, ये हमने आपको ट्रायल बेस पे दे दिया, अभी आप ले लीजिए, इसको देख लीजिए हम काम करने वाले है कि नहीं। लेकिन ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। आप स्टेटहुड देंगे, इन्होंने छीन लिया हमसे, ये क्या देंगे? ठीक है, जवाब ले लेते हैं इसका। गुप्ता साहब, आखिर स्टेटहुड देना ही है तो छीना क्यों था? बात है कि यहाँ 3-4 बातें आई हैं, मैं एक एक करके, अगर मुझे टाइम दे दो मैं जी बिल्कुल। एक तो इनका ये है कि स्टेटहुड छीना क्यों, देना क्यों है। भाई साहब, मुझे ये 3-4 बातें बताएं। 370 इन्होंने दिया, 370 के मुझे 2 फायदे गिनवा दें कि जम्मू कश्मीर को 370 से ये फायदा होगा। मैं 370 के 50 नुकसान गिना सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि 370 की वजह से यहाँ अलगाववाद पैदा हुआ। मैं कहता हूँ कि 370 की वजह से हम भारत से बड़ा पीछे रह गए। मैं कह रहा हूं कि 370 की वजह से यहाँ पे एक इंडस्ट्री नहीं आई। मैं कह रहा हूं कि 370 की वजह से कोई प्राइवेट सेक्टर जो है वो जम्मू कश्मीर में दाखिल नहीं हो पाया। मैं कहता हूं कि 370 की वजह से लोगों के, बच्चों के हाथ में इन्होंने प्रवोक करके, इन्होंने उनको दिमाग में गलत कंसेप्ट डाल के पत्थर हाथ में दिया, बंदूक दी, बम दिया। हमने 370 तोड़ने के बाद बच्चों से पत्थर नीचे रखवाया, बम नीचे रखवाया, हथियार नीचे रखवाया। आज जो जम्मू कश्मीर का बच्चा है वो पूरी तरह हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चल के, कंधे से कंधा मिला के जम्मू कश्मीर को आगे ले जाने की बात कर रहा है। एक बात, उसमें जब इसकी रीऑर्गेनाइजेशन हुई, उसमें ये जो अपनी ये स्टेट है टूटी और यूटी बनी। हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री जी ने फ्लोर पे ये वादा किया हुआ है कि इसका स्टेटहुड जो है वो वापस दिया जाएगा। इनके पास कुछ रहता नहीं, ये स्टेटहुड चला के बातें करते हैं। स्टेटहुड जो है वो मिल जाएगा, कब मिलेगा इनको घबराने की जरूरत नहीं है। एक बात ये। दूसरी बात, मेरा मानना है, वो कह रहे हैं कि कश्मीर में
बड़े इंडिपेंडेंट लड़ गए, जम्मू क्यों नहीं लड़े? भैया जी जम्मू में नहीं लड़ रहा तो हम जबरदस्ती किसी के घर जाके थोड़ी बुला सकते हैं कि आप आके इंडिपेंडेंट लड़ो। जम्मू में पीडीपी लड़ रही, जम्मू में बीजेपी लड़ रही, जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ रही, जम्मू में कांग्रेस लड़ रही। अब इनको लोग वोट नहीं दे रहे जम्मू में, तो ये परेशान है कि यहाँ इंडिपेंडेंट खड़े क्यों नहीं है। भाई साहब आपने खड़े कर देने थे, हमें कोई एतराज नहीं था। हम तो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्शन लड़े और ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन जो है वो डेमोक्रेसी में हो। ये तो बड़ी खूबसूरत बात है। मुझे भी हक लड़ने का हक है, तो आपको भी इलेक्शन लड़ने का हक है। इसलिए कोई पार्टी से लड़े या इंडिपेंडेंट लड़े, उसका पूरी तरह सम्मान किया जाना चाहिए। रही बात कश्मीर की, कश्मीर में इनको 4 दिन पहले कांग्रेस और पीडीपी, एनसी को और पीडीपी को रिजेक्ट किया लोगों ने। भाई साहब उमर अब्दुल्ला साहब हार गए पार्लियामेंट इलेक्शन, महबूबा मुफ्ती हार गई पार्लियामेंट इलेक्शन, कांग्रेस 2 सीटों से जम्मू पे लड़ी, 2 की 2 हार गई। ना कांग्रेस अपने आप को खड़ा कर पाई, ना एनसी ना पीडीपी। मैं कहता हूं कि बुरी तरह इनको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। अब इनको जो इंडिपेंडेंट खड़े हैं उनसे डर लगना शुरू हो गया। तो भैया आपको लोग वोट नहीं दे रहे, इंडिपेंडेंट को दे रहे हैं, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? हम जाके कोई इंडिपेंडेंट की कैंपेन कर रहे हैं कश्मीर में। अगर हम खुद ताकतवर होते भैया जी तो हम खुद सारी सीटों पे लड़ते हैं ना। हम 25 सीटों पे अपनी ताकत रखते थे, 25 सीटों पे लड़ी है। बाकी सीटों में हम क्या लोगों को मना कर दें कि हम नहीं लड़ रहे तो आप नहीं लड़ना? सबको लड़ने का अधिकार है, इनको घबराना नहीं चाहिए। इनकी बौखलाहट है, इनकी बौखलाहट की वजह से आप देख रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब 2 सीटों से लड़ रहे हैं। इनकी बौखलाहट है, मैं कहूँ ना बौखलाहट है। ये जम्मू खिते में घूमते हैं, मेरे राजौरी के उस रीजन में घूमते हैं, राजौरी पुंछ में हमारे बहुत बड़े एक नेता हैं, बहुत बड़ी एक गद्दी के मालिक हैं हमारे मियां साहब, उनका फोटो लगा के ये वोट मांगते हैं। कहीं ये उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला के नाम पे वोट नहीं मांग पा रहे, ये राहुल गांधी के नाम पे वोट नहीं मांग पा रहे। सिर्फ वोट किसका नाम फोटो लगाते हैं, किसका? मियां साहब का। वो हम सब के लिए सम्मानीय है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पहाड़ी, गुज्जर, सबके लिए वो सम्मानीय, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी रूहानी शख्सियत है। सब लोग उनका सम्मान करते हैं। भाई साहब उनका फोटो बेचने से अच्छा, उनका फोटो लगाने से अच्छा आप लोगों के बीच जाओ, अपने काम बताओ और वोट लो। वो नहीं इनसे हो पा रहा। आजकल ये इन चक्रों में है, कोई हमें पीर फकीर, कोई हमें बड़ा आदमी हमारी कैंपेन करे और हमें वोट दिलवा दे। इनके मतलब कहीं भीड़ तक नहीं इन पे जुट पा रही। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला साहब, राहुल गांधी जी गए थे हमारे खिते में, नहीं कर पाए। मैं कह रहा हूँ ये इनकी बौखलाहट है, क्योंकि इनको लग चुका है, इनके नेताओं के, इनको वर्कर को लग चुका है कि हम बिल्कुल रल मिल के भी कहीं पीडीपी, एनसी, कांग्रेस, ये तीनों भी अगर लड़ जाएं तो 20 के लगभग ये सीटें तीनों नहीं ले पाएंगे। इसलिए इनके अंदर बौखलाहट है। हमने कहीं ये नहीं कहा कि हम जीतेंगे या हारेंगे, हम सरकार बनाएंगे, हमने कहीं नहीं कहा। कहीं अमित शाह जी ने ऐसा नहीं कहा। 5 जलसे उन्होंने राजौरी पुंछ में किए, 5 के 5 में मैं साथ था, मैंने कहीं ऐसा वर्ड नहीं सुना। इन भाई साहब ने सुना, उसकी ये वीडियो मुझे दिखा दें, कहीं ऑडियो सुनवा दें, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। हम ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बिना जम्मू कश्मीर में कोई सरकार नहीं बना पाएगा। ये दावा कर रहा हमारा हक है, ये दावा हम कर सकते हैं। ये कोई थ्रेटनिंग नहीं है, एक पॉलिटिकल पार्टी है। हमें गुज्जर, पहाड़ी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कश्मीरी, राजपूत सब वर्ग का वोट मिल रहा है। चाहे वो खिता पीर पंचाल हो, चाहे जम्मू का शहर हो, चाहे चनाब वैली हो, हमें सब जगह से वोट मिल रहा है। और जम्मू की 43 सीटों में से कम हम 35 सीटें जो हैं वो जीतेंगे। 10 सीटें हम कश्मीर से जीत के जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाएंगे। अब इनको लोग वोट नहीं दे रहे, ये सारा शोर यहाँ टीवी पे बैठ कर डालते हैं कि ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। ठीक है, ये भी देखेंगे। मलिक साहब आपकी तरफ आऊंगा, क्या लगता है कांग्रेस और एनसी पीरी फकीरी पे अभी जिंदा है और जम्मू में हिम्मत नहीं हो पा रही है घुसने की? पहली बात ये कहूं कि हाँ, पीरी फकीरी पर और अल्लाह के नाम पर एनसी जिंदा है, ये बात सही है। अल्लाह के नाम से जिंदा इंसान रहना चाहिए। तो दूसरी बात मैं भाई साहब को जवाब दे दूं 370 के बारे में, जो ये कहते हैं कि उसके प्रॉफिट्स गिना दूं, मतलब जरा प्रॉफिट्स गिना दीजिए। कौन सी इंडस्ट्री यहाँ लाई, कौन सी नौकरियां मिली, कौन सी 2 करोड़ नौकरियां मिली हैं, कौन सा हार्टिकल्चर सिस्टम हमारा अच्छा हुआ, कौन सा पावर सिस्टम हमारा अच्छा हुआ क्या? 370 के फायदे तो गिनाइए। 370 के मैं ये बता दूंगा कि जो अनगिनत उसके नुकसानात मैं बता दूंगा। 370 का नुकसान हटाने का नुकसान, पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर जम्मू का चला गया, दूसरा टोल प्लाजे लगा दिए, तीसरा दरबार मुंह आपने बंद किया, चौथा
पावर टैरिफ 10 गुना ज्यादा कर दिया, पावर प्रोजेक्ट हमारे 10 गुना आपने किया टैरिफ, प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया, बच्चों की नौकरियां खा गए। छोटे से ग्रामीण बैंक में गुजरात के बच्चे यहाँ काम करते हैं, मगर कश्मीरी जम्मू कश्मीर के नौजवानों को नौकरी नहीं मिलती। ये हुआ आपकी वजह। ड्रग एडिक्शन में नंबर 1 चले गए, 370 हटाने से ये हो गया। वो हमारा कवच था, हमारा ब्लड प्रूफ था, हमारा इज्जत था, हमारा विकार था। ये आप याद रख लीजिएगा। जो आप सोचते हो ना, जो तरक्की हुई वो 370 होने की वजह से थी। यहाँ 2014 से आपने तूफान मचा दिया। आप ये मुझे बता दो, 5 अगस्त 2019 के बाद क्या एक नौकरी आपने यहाँ दे दी किसी को? ना बोलते क्या हो, सिर्फ प्रॉफिट गिनाते हो, प्रॉफिट आपको पता ही नहीं है, सिर्फ नुकसान हुए हैं। तो दूसरी बात मैं इसको ये बता तो ये बोलते कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में एनसी का आपका क्या इंडिपेंडेंट, आप बोल रहे हो कि नहीं उठे, आपने उठने नहीं दिए। आपने कश्मीर में ही सिर्फ प्रॉक्सी खड़े किया गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस। आप मुझे बता दीजिए, आपका एक अच्छा लीडर लिंगेट का था, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आपका था, मशहूर बंदा है, तो उसको मैंडेट नहीं दिया आपने। ऋषि साहब की मदद की वहां से आपने त्रागाम में पार्टी लीडर एक्स एमएलसी रफीक शाह को मैंडेट नहीं दिया, वहां भी बताया प्रॉक्सी की मदद करो। आप क्या बता रहे हो? 19 सीटों पर सिर्फ लड़े हो, यहाँ बाकी जगह छोड़ दिए प्रॉक्सी की मदद करने के लिए। हमें मत बता दीजिए कि यहाँ इंडिपेंडेंट खुद ही उठे। लोगों को सारा पता है, आपको खुद पता है कि जेल से जो छूटा गया उसमें 6 बंदे और बंद थे, वो टेरर फंडिंग में बंद थे। फिर आप कहते हो उसको जो उसकी तंजीम है, उसकी पार्टी है, उसके लिए छोड़ा गया कि वो प्रचार करेगा। उसकी तंजीम कहाँ है? मुझे बता दीजिए। वो रिकग्नाइज तंजीम है, वो पार्टी है? वो पार्टी तो रिकग्नाइज है ही नहीं। तो आपने कैसे छोड़ दिया उसको? एक बंदे को खुद ही के लिए आपने बताया कि आप वहां प्रचार करो, जब पार्टी है ही नहीं, छोड़ा कैसे? आप ये झूठी दास्तान मत बताओ। आपकी जो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बाहर हुई, उसने खुद माना कि जेल में मुझे कहा जाता था कि प्रॉक्सी की मदद करो, तो उसने तो अपने मुंह से बता दिया। उसने ये भी बता दिया कि 17 जुलाई 2018 को हाँ, लेकिन उन्होंने कहा भी ना कि वो प्रॉक्सी की तरफ नहीं गए हैं, ये भी तो कहा उन्होंने ना मलिक साहब। क्या उन्होंने ये भी तो कहा कि हम प्रॉक्सी की तरफ नहीं गए, यानी हमने उस पार्टी को नकार दिया और साफ तौर पे जो हमें ऑफर मिला था उससे हमने इनकार किया। मुझे बता दीजिए, केजरीवाल जब बाहर निकला, पूरे हिंदुस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसकी टाइमिंग पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मुझे बता दीजिए, एक स्टेज पर उन्होंने रशीद इंजीनियर के खिलाफ एक बात कही जो टेरर फंडिंग में बंद था। बता दीजिए ना एक बात, जो खुद कहता है 7 जुलाई 2018 को मोदी जी के साथ में 1 घंटा 20 मिनट था, और उन बातों का क्रैक्स इतना ही था कि इनको 370 हटाना था और ये मेरी मदद मांग रहे थे। मैंने कहा मोदी जी जो करोगे अच्छा ही करोगे। ये क्यों ये इनकार करते हैं? उन्हीं दिन उसी टाइम में उसका पर्चा दर्ज था, यानी कि जो टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व था मोदी जी उससे मिलते हैं। ये भी आप बता दीजिए ना। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ जो वीक करने के लिए, आपका जनाधार काटने के लिए या जनाधार एनसी का काटने के लिए प्रॉक्सीज इंडिपेंडेंस यूज करो, कुछ नहीं होगा। आपको खुद पता है जो 2 फेज हुए, 2 फेज में हम 35 से ऊपर चले गए, या आपको पता है एनसी सरकार बनाने वाली है। चलिए इसका भी फैसला कर लेंगे, 8 तारीख को दिख जाएगा साफ तौर पे कि किसकी सरकार बनने वाली है और कौन साथ होगा। मलिक साहब आपकी तरफ भी आएंगे, गुप्ता साहब आपकी तरफ भी आएंगे और डार साहब आपकी तरफ आ रहे हैं। कुछ आज की जो मेन हेडलाइंस है उस पर एक नजर मार लेते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद में सब कुछ ठीक नहीं है, ऐसा तज्जियाकारों का मानना है। क्यों नहीं है उसकी भी हम तर्क के साथ बात करते हैं। तीसरे मरहले की वोटिंग से पहले ही दोनों जमातों के इख्तलाफात सामने आने शुरू हो गए। उमर अब्दुल्ला ने तशहीरी मुहिम को लेकर कांग्रेस से शिकवा किया है। उनका कहना है कि जिस तरीके से मैदानी इलाकों में चुनाव प्रचार होना था, कांग्रेस उस तरीके से कैंपेन नहीं कर रही है। उमर के इस बयान से जम्मू रीजन के एनसी और कांग्रेस कारकुनों को बैकफुट पे ला दिया है, और क्यों ला दिया है ये आपको मालूम है। दूसरी तरफ बीजेपी इस बयान को अपनी जीत मान रही है। मैं डार साहब सीधे आपकी तरफ आने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले ये चीजें देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में इस वक्त आखिरी मरहले की तशहीरी मुहिम जोर शोर से जारी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस नॉर्थ कश्मीर में पूरा जोर लगाए हुए है, लेकिन जम्मू रीजन में कांग्रेस के प्रचार मुहिम को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्यादा खुश नहीं है। खित्ते की ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, लिहाजा उसकी साख भी दांव पर लगी हुई है।
आज राहुल गांधी की जम्मू रीजन में 2 रैलियां होनी थी, लेकिन खराब मौसम के सबब ये रद्द हो गईं। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि मैदानी इलाकों में तशहीरी मुहिम में जो शिद्दत दिखनी चाहिए थी वो कांग्रेस की तरफ से नहीं दिख रही। उमर के इस बयान के बाद जम्मू रीजन के नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस कारकुन बैकफुट पर हैं। उनका कहना है कि उमर अब्दुल्ला को मिसलीड किया गया है। मुझे लगता है कि ये उनका सोचना ही गलत है और कहना ही गलत है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जितने भी वर्कर्स थे पहले पिछले दिनों जो पिछली इलेक्शन चल रही है उस वजह से मैक्सिमम जो लोग हैं वो पहाड़ों में रहे और ये भी उधर ही घूमते रहे। अभी शहर में आए और देखें, जम्मू देख लें, कठुआ देख लें और भी उधमपुर देख लें, बिल्कुल कांग्रेस के लोग जो हैं वो एनसी के साथ शाना बिशाना काम कर रहे हैं। हमारी भी कल कठुआ में भी मीटिंग हुई उनके साथ, हमने भी उनको यही बोला कि आप जब हमें बुलाओ हम आ जाते हैं। कल हम उनके साथ हमने टूर भी किए, सारे लोग तैयार हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। पूरी जहां एनसी का कैंडिडेट है कांग्रेस पूरी तरह वाइब्रेट है और उनका काम कर रही है। मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, कहीं कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकती। जैसे कि आज मैंने देखा कि आज मैं खुद ही जहां ये देखो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट और मैं खुद वहाँ कैंपेन करने गए थे। हम खुद ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट कठुआ के और मैं खुद वार्ड नंबर 1 के अंदर पूरी कैंपेन हमने की। ये दोनों हमारा फोटो भी इकट्ठा आ रहा है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस को लेकर उमर अब्दुल्ला के दिए बयान से बीजेपी खेमा खुश है। स्मृति ईरानी का कहना है कि इस इत्तेहाद का कोई मुस्तकबिल नहीं और नतीजा आने से पहले ही इसने अपनी हार कबूल कर ली है। तो राहुल गांधी क्या कहते हैं और नरेंद्र मोदी धरातल पर क्या कर रहे हैं, उसका मैं आपको प्रमाण दे रही हूँ। कांग्रेस अपने इस प्रकार के प्रचार में कितनी फेल हो रही है, ये आप उमर अब्दुल्ला के ही स्टेटमेंट से तय कर सकते हैं। क्या उमर अब्दुल्ला साहब ने हार मान ली है? क्योंकि पहले तो कह रहे थे उनकी पूर्ण बहुमत आ रही है। भारतीय जनता पार्टी हर मन से कह रही है कि हम सरकार बनाएंगे। हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल स्टैंड का डाइल्यूशन नहीं हुआ है। उमर साहब का ये कहना अपने आप में आपको संकेत है कि उन्हें अपनी हार साफ दिखाई दे रही है। बता दें कि कठुआ की 6 में से 5 सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। इसी तरह जम्मू में 9 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। इन सभी सीटों पर उसका सीधा मुकाबला बीजेपी से है। ब्यूरो रिपोर्ट, केसरी टीवी। डॉक्टर साहब, बहुत सारे इल्जामात लग रहे हैं, अब तशहीरी मुहिम में आप लोग जुट नहीं रहे हैं, प्रचार प्रसार हो नहीं रहा है, क्या ये हार की निशानी है? बीजेपी भी कह रही है। ये मेरी बात, पहले मैं ये बोलूं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ये क्या किस अंदाजे से इसको फैला रहे हैं, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक है। हमने भी कैंपेन यहाँ चलाई, हमारे प्रेसिडेंट जो तारिक हमीद करा जो सेंट्रल शर्टिंग से लड़ रहे हैं, हर जगह सही चला। जहां पे भी हमारे यहाँ भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मेरे डिस्ट्रिक्ट में अलायंस इनके साथ है, तो हर जगह हमारे झंडे इनके झंडे के साथ साथ दिखे। हर जगह आपने भी दिखाया, हर चैनल ने दिखाया, लेकिन कहीं पे हो सकता है कुछ होता है, घर में भी होता है, तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जैसा ये ढुंढूरा पीट रहे हैं। और अब सवाल रहा उमर अब्दुल्ला साहब ने क्या बोला। देखिए, वो अलायंस का एक हिस्सा है, हो सकता है उसने तो उस हिसाब से कहा होगा कि और हार्ड वर्क करने की जरूरत है, उनका राइट भी बनता है। क्योंकि अगर हम भी उनको बोले यहाँ क्या आपको देखिए ऐसा हुआ है यहाँ पे भी, जहां कहीं पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने थोड़ी सी मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, मतलब थोड़ा सा उसमें लापरवाही बरती थी, हमने उस जगह उनको बोला कि इस जगह पे आपको और स्ट्रांग होने की जरूरत है और मुहिम चलाने की जरूरत है, तो वो हमने भी किया। अब हमने उस टाइम वो ऐसे जैसे कि ये उछालते हैं, अब हमने उस टाइम ऐसा नहीं किया, लेकिन उनका भी हक है क्योंकि अलायंस का पार्टनर है। और इनको कहिए अभी आप रुकिए, 8 तारीख का इंतजार करिए, आप घबराइए मत। घबराते तो ये है, मुझे हंसी आ रही है, ये सारे जितने भी ये बातें करते हैं ना, ये सारे की सारे झूठी है, सब झूठ है ये। और इनको कहिए आप थोड़ा वेट करिए, 8 तारीख का वेट करिए, बस अभी कुछ ही दिन बचे हैं। यहां सरकार होगी, अलायंस की सरकार होगी, जो गठजोड़ हमारा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ और कांग्रेस के साथ, आप देख लीजिए सरकार हमारी होगी, वो तो वक्त ही बताएगा। और इनको कहिए थोड़ा सा इंतजार करिए। इन्होंने जम्मू को इतना बर्बाद करके रख दिया, आज जम्मू वालों से आप बात करिए, उनका सबसे बड़ा जो दरबार मुंह था वो उनसे छीना गया।
मैं वहां मिला, मैं वहां जाके लोगों से मिला, वहां जाके दुकानदारों से दरबार मिला। मूव पे भी बात कर लेंगे, लेकिन पहले सवाल वाले पे जवाब ले लेते हैं। गुप्ता साहब कुछ कह रहे थे आप? मेरा मानना है कि खिताई पीर पंचाल जो राजौरी पुंछ का एक रीजन है, वहाँ 8 असेंबली सीट्स हैं जी। 8 पे अलायंस इलेक्शन लड़ रहा है। हमारे जो बड़े यहाँ एक रूहानी नेता है हमारे मियां साहब, वो सिर्फ एक सीट पे 3 बार गए, बाकी किसी 7 सीट पे एक बार भी नहीं गए। मैं कहूंगा कि इनके बीच इतना घमासान मचा हुआ है, इतना गुत्थम गुत्था है। फिर लास्ट में इन्होंने क्या किया, सिर्फ उन मियां जी का एक बड़ा सा फोटो अपने फोटो के साथ चिपका के लोगों को दिखाने की कोशिश की। इनके घर में इतना विरोधाभास है, क्यों कि जम्मू रीजन में कांग्रेस को पता है अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस खुल के हमारे साथ चलेगी तो हमारा सुफरा साफ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगता है कि कांग्रेस का कोई वकार ही नहीं है, हम इसका बोझ ढो रहे हैं। इसलिए उमर अब्दुल्ला साहब बड़ी जल्दी समझ चुके हैं, उनको पता चल चुका है ये कांग्रेस का बोझ हम नहीं ढो पाएंगे, इसलिए वो उनसे अपना पीछा छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहूंगा 8 तारीख को जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट अनाउंस होंगे, आपको आज शाम को नेशनल कॉन्फ्रेंस का बयान सुन लेंगे। उन्होंने कहना है ये कांग्रेस का बोझ हमने ढो के एक बहुत बड़ी गलती की है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये इनके पीछे एक जिन पड़ा हुआ है कांग्रेस का, रीजनल पार्टी के पीछे, ये इन सबको खा जाएगा। जो जो इसके साथ चिपक रहा है वो खत्म और तबाह और बर्बाद हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस की अपनी साख कहीं बची नहीं। वो अपनी साख रीजनल पार्टियों के सर पे पांव रख के बचाना चाहता है, अब वो बचने वाली नहीं है। जो जो उसके साथ जुड़ेगा वो रीजनल पार्टी भी पूरी तरह खत्म, तबाह और बर्बाद होंगी। क्योंकि वो एक डायलॉग बोलते हैं ना, ओके टाटा बाय खत्म, वही हालत ये रीजनल पार्टी का करके छोड़ेंगे। मैं भाई साहब कह रहा हूं कि कहीं कांग्रेस जम्मू कश्मीर में 2, 3, 4 सीटें मुझे दिखती नहीं कहां से वो ले जाएंगे, इसलिए वो बोझ बन चुकी है नेशनल कॉन्फ्रेंस पे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस को लग गया है कि कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने के बाद हमारी भी बुरी गत हो गई है, हम हार की कगार के पर खड़े हैं। इसीलिए उमर अब्दुल्ला साहब इस तरह का बयान जो आज उन्होंने दिया है, इसी का वो नतीजा है। ठीक है, जवाब लेते हैं। मलिक साहब क्या लगता है, कांग्रेस का बोझ उठा रहे हैं आप लोग और जवाब आएगा 8 तारीख को ऐसा? पहले भाई को कह दो कि उमर साहब ने जो बयान दिया वो काफी बड़ा बयान है, वो एक इंटेलेक्चुअल बंदा ही दे सकता है। उसने आपने कंटेक्स्ट गलत ले लिया। उसने कहा कि जम्मू कश्मीर की जो हालत है, जो बर्नहल टू करना है, वहां हम लड़ रहे हैं और इफेक्टिवली लड़ रहे हैं, ग्राउंड पर लड़ रहे हैं। फारूक साहब, उमर साहब, रूहुल्लाह साहब तो हर जगह कैंपेन 1-2 बार गए हैं। तो उन्होंने कहा कांग्रेसियों को कि आपको यहां आने की जरूरत नहीं है, आप सारा वक्त अपना जम्मू में दो, जहां आपका डायरेक्ट मुकाबला 32 सीटों पर डायरेक्टली बीजेपी के साथ है। क्योंकि वहां आपने देखा कि मोदी जी की दौड़े लगी है, जो अमित शाह जी की है उसकी दौड़े लगी है, अब सारे आ रहे हैं, राजनाथ जी की दौड़े लगी है, पसीना आ रहा है उनको, गला सूख रहा है, तो फेस से दिख रहा है ये हार गए हैं। तो उसने कहा कि वहां तवज्जो देने की जरूरत ज्यादा है, सीरियसनेस वहां ज्यादा दिखाने की जरूरत है। उसने कहा कि राहुल जी को टाइम यहाँ जाया करने की जरूरत नहीं है, यहाँ मैं हूं, यहाँ फारूक साहब है, यहाँ रूहुल्लाह साहब है, आप यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि बानाल से करना था कि वार्ड मेंबर नहीं जीत पाएंगे, आप क्यों यहाँ टाइम जाया कर रहे हो, यहाँ से तो इनका 0 है, तो आप वहां टाइम सर्व करो जहां आपका डायरेक्टली मुकाबला उनके साथ है। तो ये छोटे की बात नहीं है कि हम जो वर्कर है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं, वो छोटी बातें होती है, आपस में अनबन 22 से भी होती है। तो छोटी बड़े उमर साहब ने इस कंटेक्स्ट में नहीं कहा, उसने बड़े कंटेक्स्ट में कहा ये इंटेलेक्चुअल वाली बात है, इसकी समझ में नहीं आएगा, ये तो समझ कुछ रहे हैं, इनकी समझ में नहीं आएगा वो बात। उमर साहब ने एक इंटेलेक्चुअल बात की, बताया कि नहीं आपको जम्मू में ध्यान देने की जरूरत है, प्रियंका जी को जम्मू ले आइए, बाकी लोगों को जम्मू ले आइए, सीरियसली लड़ लिए वहां, सीरियसनेस दिखाइए, आपको बानाल से यहाँ आने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ है, या बीजेपी का जनाधार नहीं है, या एंटी बीजेपी वोट है, या बीजेपी वार्ड मेंबर भी नहीं जीत पाएगी, तो यह टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है। इनको समझना चाहिए, वैसे ये समझते नहीं है, क्योंकि ये क्या बताते हैं, ये सर्टिफिकेट जो फ्रॉड सर्टिफिकेट लेकर ये टीवी पर दिखाते हैं, इन्होंने पढ़ा ही नहीं, तो ये बड़ी बात कैसे समझेंगे। बिल्कुल आते हैं गुप्ता साहब, बिल्कुल। इससे पहले कि मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊं और इसी का जवाब भी ले लूं कि क्या वाकई कांग्रेस का ओके टाटा बाय बाय हो गया है या होने वाला है, मैं गुप्ता साहब आपकी तरफ आने की कोशिश करूंगा। आप बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, लेकिन एक चीज ये भी बता दूं कि पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने यह कहा है कि 15 सीट से ज्यादा आप नहीं ला पाएंगे।
बीजेपी वालों ने इतना डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आता हूं माफी के साथ। गुप्ता साहब से जल्दी से जवाब ले लेते हैं, फिर उसके बाद मैं कह रहा हूं 3 बातें हैं। एक तो इन्होंने कहा कि मोदी साहब, डिफेंस मिनिस्टर, हमारे होम मिनिस्टर पूरा पसीना बहा रहे हैं। हम पूरी तरह पसीना बहाते हैं, हम लोगों का खून नहीं लेते। इन्होंने लोगों का इतना खून बहाया है, लोगों का, अपने नेताओं का नहीं, लोगों का इतना खून बहाया है, हम पसीना बहा के उस खून को धोने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात ये। दूसरी बात, महबूबा जी ने कहा कि हम 15 सीटें भी नहीं ले पाएंगे। मैं कह रहा हूं कि महबूबा जी खुद हार गई, उनकी बेटी हार के कगार पे खड़ी हैं, तो महबूबा जी किसी को कितनी सीटें देंगी, कितनी नहीं देंगी, मैं महबूबा जी को आज सीरीज लेने के लिए तैयार नहीं हूं। उन्होंने इस गाड़ी को बड़ा हाथ दिया जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सवार थी, उन्होंने बड़ा हाथ दिया कि मुझे भी पिछली सीट पे बिठा दो। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने बिठाया नहीं, इसमें मेरा कसूर नहीं है, बौखलाहट है। महबूबा मुफ्ती जी 4 दिन पहले बुरी तरह खुद हारी हैं और आज उनकी पार्टी बिल्कुल समाप्ति के कगार पे खड़ी है। वो किसी को क्या 15 सीटें देंगी, क्या 25 देंगी या क्या 35 देंगी, मैं कहूंगा ये उनकी बौखलाहट है। उनको बोलने का पूरा हक है, उनको बोलना चाहिए। बिल्कुल। डार साहब क्या लगता है, जिस तरीके से गुप्ता साहब कह रहे थे ओके टाटा बाय बाय होने वाला 8 तारीख के बाद, आ रही है, इन्होंने हमारे माननीय राहुल गांधी जी को भी डिफेम करने के लिए आपने देखा होगा उनको क्या क्या बोला, कितने पैसे लगाए उस पे। लेकिन ऐसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी एक तारीख है, ये 150 पुरानी पार्टी है, ये 150 साल पुरानी पार्टी भी है और यही वो पार्टी है जिसने इंडिया को बनाया है। आज जो कुछ भी है वो कांग्रेस के बदौलत है और कांग्रेस ने हार्डवर्क करके इस कंट्री को बनाया है, अपना खून देके इस मुल्क को बनाया है। तब जब बीजेपी वाले सारे अंग्रेजों के साथ जुड़े हुए थे, और मैं इसको भाई साहब को बताना चाहूंगा, इसको हम कश्मीरी में बोलते हैं मुंड पाम पाम, यानी कि विधवाएं जब ऐसे करते हैं ना, ऐसे डिबेट नहीं होता है। प्रैक्टिकल आइए, प्रैक्टिकल बताइए, ग्राउंड लेवल की बात बताइए। लेकिन जो आप बताते हैं ना टीवी पे, लोग हंसते हैं बाद में। लेकिन हमने जो किया, जो हिंदुस्तान आपके नजरों में है, जो जितना भी ये देखिए, कल एक कह रहा था कि यूनिवर्सिटियां बनी, वो बनी, मैंने बोला भाई साहब इसका मतलब आप 2014 से ही पढ़े हो। फिर इंडिया यहां जो एजुकेशन वो 2014 के बाद ही आई, हिंदुस्तान 2014 के ही बाद आया। इसका मतलब आज ये 370 का बोल रहे हैं, मुझे ये बताए इसका मतलब कश्मीर कभी हिंदुस्तान के साथ था ही नहीं। ये तो गलत, लोगों को गलत तरीके से बताना चाहते हैं, नेगेटिव हिसाब से बताना चाहते हैं। लेकिन मेरा इनका ये है कि क्लियर मैं ये बताना चाहूंगा, वेट करके, ये घबराते क्यों है? इनके चेहरे से पता चलता है, अभी भाई साहब ने बोला, इनके चेहरे से साफ पता चलता है। कभी हमारे प्राइम मिनिस्टर जी आते हैं, कभी वो आते हैं कैंपेन करने के लिए। इनके ये, अगर इनको इतना पता होता है कि 10 सालों में हमने हार्ड वर्क किया है, 10 सालों में हमने गरीब लोगों के लिए काम किया है, जमींदारों के लिए काम किया है, युवाओं के लिए काम किया है, क्या बोलते हैं इनको, महिला के लिए काम किया है। मुझे आप बताएं, इनको पता है हमने कोई काम किया ही नहीं, सिर्फ जबानी खर्चा ज्यादा इनके पास है और कागजी ये लिखत पिखत और मीडिया, उसके सिवा कुछ नहीं। इनको भी आप बताइए ना, ये भी आए, मैं भी आ जाता हूं एज अ कॉमनवेल्थ। जम्मू में हम घूमेंगे, जम्मू में बताएंगे लोगों की परेशानी। आप यहां आइए ना, दोनों भाई मिलके जाएंगे ना, लोगों की परेशानी देखिए ना, ये इनको पता चलेगा ग्राउंड लेवल पे 370 से क्या हुआ। देखिए मैंने इससे पहले भी बोला है, खामोशी तो कब्रिस्तानों में भी होती है। ये नहीं है कि ये कह रहे हैं कि बड़ा कि अलगावाद था, वो था, ये 370 से था। नहीं, 370 इनको समझना पड़ेगा। 370 इसलिए था यहाँ के, यहाँ ज्यादा वो पोल्यूशन ना हो। ये वो है टूरिस्ट प्लेस, मैं मानता हूं कश्मीर सारा टूरिस्ट प्लेस है, इसीलिए इसको एक 370 दिया गया था। और नौकरी, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री का वो था, इसीलिए क्योंकि यहाँ पोल्यूशन ना हो, यहाँ का जो माहौल है उस पर असर ना पड़े, तो इन्होंने उसका बेड़ा गर्क कर दिया, यहाँ का माहौल का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। यहाँ जो बेचारे आज हमारे युवा देखिए आप, वो बेचारे एक तो ड्रग्स में फंस गए हैं, दूसरी बात ये कि मेंटली बहुत सारे उनकी परेशानियां हैं। वो अब दवाई खाते हैं मेंटल हॉस्पिटल के, क्योंकि जब नौकरियां है नहीं, माँ बाप ने जमीन बेच के उनको डिग्रियां करवाई, कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, आज वो बेरोजगार बेचारे हैं। और
यही कारण है कि वो अब डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं। कारण बीजेपी, क्योंकि ये 10 साल से मैं कॉमन पीपुल यहां आपसे बात कर रहा हूं, छोड़िए पार्टियों को, इनको कहिए क्या दिया यहां के युवाओं को, क्या दिया इन्होंने यहाँ के जो एग्रीकल्चर यहाँ का है, जो हॉर्टिकल्चर यहाँ का है, इन्होंने यहाँ का हॉर्टिकल्चर का सिस्टम बेड़ा गर्क कर दिया। इन्होंने हमारे मेवा को रास्ते में बंद करवाया, जो हमारी यहाँ रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। इन इल्जामात के बीच में 3 कॉमन क्वेश्चन हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 कि क्या यहाँ पे जो पास्ट में एक्सपेरिमेंट हुआ है, पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट हुआ है और इसका नुकसान अवाम को हुआ है। नंबर 2 कि अब हालिया दिनों में, हालिया बरसों में बीजेपी ने जो कहा है या जो कह रहे हैं उन्होंने वैसा नहीं किया है या फिर उन्होंने वैसा किया है। इन दोनों सवाल का जवाब लास्ट वाले सवाल में छुपा हुआ है कि 8 तारीख को किसका टाटा और बाय बाय होने वाला है। इन्हीं तीनों सवालों के साथ हम कल मिलेंगे। आप तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया, डार साहब, मलिक साहब और गुप्ता साहब, तमाम तर कीमती वक्त के लिए बहुत बहुत हम आभारी हैं आपके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए कैसेट टीवी। आदाब।